ठीक है, हम ज्योग्राफी का आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कम से कम 100, समझिए 100 से कहीं ज़्यादा, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, तो हम 100 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन टच करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे और ऐसे कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ मतलब एक्स्ट्रा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ताकि ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो या एग्जाम में लड़ जाए, वैसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर का। और आप लोग भी पेन पेपर, ठीक है, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना तो 100 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन है, आप सोल्व करिए और हमको बताइए आपने कितना सही किया, ठीक है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और बताइए हमको पहला क्वेश्चन क्या है। सीधा चलिए पहला क्वेश्चन, ये बढ़ जाते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और हमको बताते जाइए। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ये कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब क्या है, सोचिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड। तो ये कल्टिवेबल एक तो खेती योग्य कह रहा है और आगे कह रहा है नष्ट, तो ऑप्शन खोजिए क्या आंसर होगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये तो गलत है क्योंकि वेस्टलैंड का बात हो रहा है, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बात कर रहा है, जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं। वाह, दूसरा अनकल्टिवेबल लैंड, ये वाह, इसको आप खोजिए कल्टिवेबल वेस्टलैंड। एक साइड में ये कह रहा है कि वेस्टलैंड है, तो वेस्टलैंड का मतलब क्या हुआ, वेस्टलैंड का मतलब क्या हुआ, जमीन नष्ट। तो यहाँ पर अनकल्टिवेबल हो गया ना, दोनों का साइनोनिम निकल रहा ना, तो इसका एग्जाम्पल नहीं कह सकते हैं, तो इसका मतलब पहला का आंसर हमारा बी होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, फटाक से आंसर बताइएगा, तुरंत बताइए। खादर इज ए टाइप ऑफ, खादर किसका टाइप है, खादर इज ए टाइप ऑफ, खादर किस तरह की मिट्टी है, किसका है, किसका ये प्रकार है, किस मिट्टी का है प्रकार, बताइए किस तरह की मिट्टी है ये। तो खादर किसका मिट्टी है, चलिए आपने बता दिया, अब मेरा सुनिए। अब यहाँ पर देखिए, जो एलुवियल सॉइल होता है, तो एलुवियल सॉइल जो है दो तरह के होते हैं। एलुवियल सॉइल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक साइड में इसको क्या बोलते हैं, बांगर, और एक साइड में क्या बोलते हैं, खादर। एक बोलते हैं बांगर, एक बोलते हैं खादर। तो जो बांगर और खादर बोलते हैं, तो बांगर का मतलब पुराना, बांगर का मतलब क्या, पुराना, ओल्ड। भंगार, हम लोग बांगर से क्या बोलते हैं, भंगार, के भंगार में डाल दो, कबाड़ा में डाल दो, ठीक है। तो ये बंगार का मतलब भंगार, तो इसका मतलब ये ओल्ड, पुराना, ठीक है। और खादर का मतलब क्या हुआ, न्यू, तो इसका मतलब ये खादर का न्यू, यही ना खादर पूछा है। तो खादर की किस टाइप की मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो हमारा दूसरा का भी आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। द रिसोर्सेस ऑफ ऑनरशिप, चलिए जवाब दीजिए। द रिसोर्सेस ऑफ ऑनरशिप मतलब वह संसाधन, वैसे संसाधन जिसका ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, हम ही उसके मालिक हूं, हम उसके मालिक, वो ऑनरशिप होता है। तो प्लांटेशन में भी हमारा हो जाता है ऑनरशिप, पास्चर लैंड में भी हमारा ऑनरशिप हो सकता है, और पॉन्ड्स में भी हमारा। तो इसका मतलब तीसरा का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या आपने डी पर टिक लगाया, देखिए डी पर, ये आपका डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिसोर्स, बोला कि रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान है, रिसोर्स प्लानिंग इसेंशियल, ठीक है, फॉर, यहाँ पर फॉर के बाद खाली स्थान है, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, नहीं दिया गया है, खाली स्थान है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो बताइए किसके लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या सस्टेनेबल के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़े होंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो आपने पढ़ा होगा कि सर रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है ना ताकि फ्यूचर में हम लोग इसको कंजर्व कर सके, बचा सके, ताकि फ्यूचर के लिए यूज किया जा सके। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ का आंसर बी होगा। अब मिला लीजिए आप आंसर, क्या आपने इतना सही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोग पेन पेंसिल लेकर बैठे रहिए, पेन पेंसिल लेकर बैठे रहिए, पूरी तरह से लगाते जाइए, आपके कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या जवाब होगा, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। मतलब खेती में देना, खेती के लिए आप कौन सा ऐसा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड, किस तरह का मैथड यूज किया जाता है, किस तरह के मैथड यूज किए जाते हैं, ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। जो हवा का फोर्स होता है ना, इतना तेजी से हवा, तो उसके फोर्स, हवा के फोर्स को रोकने के लिए किस तरह का मेथड यूज किया जाता है।
बताइए। शेल्टर बेल्ट्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? ताकि हवा के द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरे न जगह जाए। तो ये गलत है, ठीक है। हम लोग को इसका प्रयोग करना, फोर्स ऑफ विंड को रोकना है, ठीक है। स्ट्राइप क्रॉपिंग, तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग जो होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग यही होता है। आप कहिएगा सर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग चले जाइएगा ना, तो आप कभी कभी देखे होंगे कि एक सीधा में बहुत दूर तक खेती की जाती है, फिर एक सीधा में दूसरी खेती की जाती है, फिर एक सीधा में। तो ये जो सीधा लंबे दूर तक जो किया जाता है ना, तो उस तरह से हवा का जब फोर्स आता है ना, इधर से आएगा तो भी रुक जाएगा और इधर से आएगा तो भी रुक जाता है, ठीक है। आप एक बार नेट पर सर्च करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से पूरा सीधा लंबा, पूरा हरा इस तरह से लंबा दिखाई देगा, ठीक है। आप पहाड़ों में चल जाइएगा तो ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा लंबा दूर तक किया जाता है, ठीक है। वो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है। इससे क्या होता है? फोर्स ऑफ विंड ब्रेक डाउन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जवाब दीजिए। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? वाह, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। क्या इसका जवाब होगा? ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अब चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मतलब पहली पृथ्वी सम्मेलन कहाँ रखी गई थी? पहली पृथ्वी सम्मेलन बताइए। रियो डे जेनेरियो या जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, फिलीपींस में? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, रियो डे जेनेरियो। आपको याद होगा 1992, 1992 यही ना था, ठीक है। ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 100 से कहीं ज्यादा सभी लोगों ने वहां बैठक किया और बैठक करके वही एजेंडा 21 निकल के आया। एजेंडा 21 जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ था कि हम लोग को एक देश को क्या क्या करना है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, जियोथर्मल एनर्जी इन पोगा वैली और पार्वती वैली, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दीजिए। बड़ा डीपली क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? ठीक है, बताइए कौन सा? जियोथर्मल। तो जियोथर्मल क्या, कौन सा रिसोर्स होगा? स्टॉक रिसोर्स? गलत, डेवलप रिसोर्स होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा बताइए। विच सॉइल इज नॉन एज ब्लैक कॉटन? कौन सी मिट्टी को जो ब्लैक कॉटन कहा जाता है या ब्लैक सॉइल कहा जाता है? ब्लैक कॉटन कहिए, ब्लैक कॉटन को, मतलब ब्लैक कॉटन क्या कहा जाता है? मतलब जहां उस मिट्टी में जहां पर कॉटन सबसे ज्यादा उगाई जाती है, किस मिट्टी का? रेड सॉइल को, एरिड सॉइल को, माउंटेन सॉइल को, या ब्लैक से तो जुटा हुआ ही है, आप लोग आंसर लगा भी सकते हैं, ये तो बहुत इजी था, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या दिया हुआ है? 9 का बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है बताइए। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड, मतलब वैसी जमीन जो 1 साल या 1 साल से कम जो है पूरी तरह से मतलब कहा जाए उसी तो बिना कल्टीवेशन के, बिना खेती के उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, उस खेत को हम लोग क्या कहते हैं? उस खेत को क्या कहते हैं? या फिर वैसे लैंड को हम क्या कहेंगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहेंगे, करेंट फैलो कहेंगे, ठीक है, करेंट फैलो लैंड, वेस्ट लैंड, या नन ऑफ द अबव। तो करेंट फैलो तो आपको याद है 5 साल पर बात हुई थी, तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड। 9 का आंसर ए, 9 का ए आंसर होगा। मिलाते जाइए, आप कितना सही बना रहे हैं। आपकी जब आपने चैप्टर जब पढ़ लिया ना तो बनाते जाइए, और ये कोई गारंटी नहीं, जो हम लोग आज बना रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे एग्जाम में आ जाए। और थोड़ा हम लोग पढ़ने से, डिस्कस करने से क्या होता है, करेंट हो जाता है सब, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अभी नहीं कि हाँ 9 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन पढ़े, घबरा कर हमने कट कर दिया, नहीं, एंड तक पहुंचिए। कहा जाता है कि सही योद्धा वही कहलाता है जो शुरुआत करे तो अंत तक लड़े। तो शुरुआत किए तो अंत तक पहुंचिए, तब समझिए आप सक्सेस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 और जवाब दीजिए तुरंत। आप पढ़ लीजिए तुरंत, हमसे पहले ही पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, रिसोर्सेस विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड यूटिलाइजेशन आर नोन एज। बताइए, रिसोर्सेस विच आर सर्वे, वैसे संसाधन जिसका निरीक्षण कर लिया गया हो, खोज कर लिया गया हो, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी मतलब देख ली गई हो, और यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइंड यूटिलाइजेशन कर ली गई, तो उस तरह के को हम लोग कौन सा रिसोर्स कहते हैं? बताइए 10वां का क्या होगा? आप लोग बहुत इजी आंसर है, ठीक है, बहुत बताइए। हाँ, जो खोज लिया गया है, तो खोज लिया गया तो बताइए, डिटरमाइन कर लिया गया है यूटिलाइजेशन के लिए, याद रखे रहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलप रिसोर्स। क्या बोलेंगे? डेवलप, चूंकि पोटेंशियल तो होगा नहीं,
पोटेंशियल आपको भी पता है कि पोटेंशियल कौन सा रिसोर्स होता है फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो हम लोग अभी करते हैं, ठीक है। और ये डेवलप का मतलब क्या, हमने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जान लिया है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब कि मेजर कौन नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है बताइए? टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट्स, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर या स्ट्राइप क्रॉपिंग? बताइए, स्ट्राइप, टेरेस, शेल्टर या ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर? 11 का आंसर जल्दी बताइए, 11 का क्या आंसर होगा? स्ट्राइप क्रॉपिंग। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ विंड रोक रहे हैं तो सॉइल कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। टेरेस कल्टीवेशन करते हैं तो मिट्टी बचाने के लिए ही करते हैं हम लोग, ये भी नहीं, जबकि इसमें नहीं है, ये खोजना है। शेल्टर बेड्स वो भी करते हैं, आंसर हमारा होगा डी। 11 का आंसर डी होगा। चलिए 12, जल्दी चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा बताइए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? बताइए, रिसोर्स के जो प्रकार दिया है, रिसोर्स निम्नलिखित रिसोर्स के प्रकार में कौन आयरन ओर है? रिन्यूएबल आयरन ओर रिन्यूएबल है या बायोटिक है, फ्लो है या नॉन रिन्यूएबल है? बताइए, आयरन कौन सा है? आयरन कौन सा है 12 का? बताइए, क्या आयरन रिन्यू हो सकता है? बायोटिक है? बायोटिक तो ऐसे ही नहीं होगा, रिन्यू भी नहीं हो सकता है। आप एक बार आयरन निकालिए फिर यूज करिए, नहीं। या फ्लो, ये भी नहीं है। नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है, आपने एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिया तो कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर पढ़ते हैं, पटाख से जवाब दीजिए, इसमें पढ़िए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस कैन टेडाल एनर्जी बी पुट? बताइए, कौन सा सबसे बड़ा एनर्जी है, किसको सबसे बड़ा एनर्जी में रख सकते हैं हम लोग? बताइए, 13 का क्या आंसर होगा? रिप्लेंसिबल क्या होगा? सबसे बड़ा एनर्जी होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, बाकी कौन नहीं होगा। चलिए 13 के बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप लोग जवाब देते जाइए। इसमें हम लोग को केवल रिवीजन करने हैं, पढ़ लिए जब हम लोग तो जवाब देना है इसमें, केवल वो ज्यादा बड़ा करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन के मुख्य कारण कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग या ओवर इरिगेशन? बताइए कौन सा आंसर होगा? ये निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन है? इंटेंसिव कल्टीवेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है या ओवर इरिगेशन है? 14 का जल्दी बताइए, 14 का क्या आंसर होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए जिसका सही है वो सही टिक लगा ले। ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, चूंकि पंजाब हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन होने का कारण ओवर इरिगेशन, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल भी आप देखिएगा, खेती भी वहीं पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है? टेरेस कल्टीवेशन किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के समतल क्षेत्रों में, हरियाणा में या उत्तरांचल में? बताइए टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होगा? तो टेरेस कल्टीवेशन का मतलब समझ लीजिए आप, टेरेस माने क्या होता है? सीढ़ीनुमा, ठीक है। तो जहां पहाड़ी इलाका होगा, पंजाब में तो पहाड़ी इलाका है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। टेरेस होता है ना कि हम लोग टेरेस पर से देख रहे थे, तो टेरेस पर में क्या होता है? वो आगे बालकोनी टाइप का निकला रहता है, होता है ना, तो इसका मतलब ऊंचा स्थल। ऊंचा स्थल का मतलब क्या हुआ? कि जहाँ पहाड़ पर्वत हो, यहाँ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, हरियाणा में भी नहीं है, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ठीक है। तो 15 का आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पटाख देखिए 100 तक पहुंचना है हर हाल में, रुकना नहीं है। बात को समझिए हमारे, क्यों नहीं रुकना है? चूंकि हम लोग को इस चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लेना है। पढ़े अगर हम लोग तो रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। हम लोग इसको रिवीजन करना है ताकि हम देख लें कि कितना हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। 16 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है? बताइए ब्लैक सॉइल किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए, किसमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है? ब्लैक सॉइल जहां पर वो क्या होता है? कॉटन का, जूट का, कॉटन का सबसे ज्यादा खेती होता है, कॉटन, ठीक है। इसलिए इसे ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं?
ब्लैक सॉइल में हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। साथ ही ब्लैक सॉइल को आप रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ये ज़्यादा देर तक मॉइस्चर होल्ड करता है। ठीक है, बताइए कहाँ? जम्मू कश्मीर। गलत, नहीं हो पाएगा। गुजरात, गुजरात में आज भी चल जाइएगा तो गुजरात में जाइएगा तो बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ मिलेंगी, वहाँ पर बहुत सारे कपड़े कॉटन के बनते रहते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल है, वहाँ पर कॉटन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 16 का बी। और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ब्रिटिश सरकार जब आई थी तो उधर ही अपनी गोदाम लगाई थी ना, पहले तो वही सूरत में बैठे थे लोग, तो वहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में भी नहीं, झारखंड में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िए आगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये एनएफवी जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के एक अनुसार कितना जो है फॉरेस्ट एरिया कवर होना चाहिए, कितना? व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, बताइए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना परसेंट जमीन अभी भी जंगल होना चाहिए? बताइए आंसर क्या होगा? 33%, 22.5%, 31% या 30%? बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, बहुत ही कुछ इजी क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। 33%, 33%। हमारा 17 का आंसर ये होगा, ए होगा। ठीक है, 17 का आंसर, 17 का आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बढ़ते हैं आगे क्योंकि अभी 100 प्लस कर रहे हैं ना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है ये भी समझिए। 18 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ कि मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव, ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 को, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called। वाव, डिफिनेशन ही पूछा, पूरा दे दिया। सोचिए डिफिनेशन ही, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो मानव की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है, कर सकता है, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम, इनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। मतलब वह संसाधन जो संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, लेकिन और आज हम लोगों ने रखा भी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको एक्सेस कर सके। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, ऐसे को क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? आज भी हम लोग रखें, पोटेंशियल नहीं होगा, स्टॉक होगा, भंडारण। डेवलप कर लेंगे तो ये होगा ही नहीं, रिजर्व भी नहीं होगा, स्टॉक करिए। स्टॉक का मतलब क्या होता है? अब जैसे हम लोगों ने डैम बना लिया, पानी स्टॉक कर रखा है, क्यों? आज टेक्नोलॉजी रहता तो ऑक्सीजन अलग करके हाइड्रोजन से यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग के पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? चलिए 19 का आंसर बताइए पटाख से। 19 का, इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, आप भारत का ना जब मैप पढ़ते हैं तो नीचे जो है ना मैरीन टाइम बॉर्डर पढ़िए कि कितना दूर तक भारत का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना दूर तक है। ठीक है, बताइए कितना तक है? 19 का कितना है? हमारा टेरिटोरियल कितना होता है? तो आप समझ जाइएगा टेरिटोरियल कितना होता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कौन सा होता है। हमने इसको पिछले वीडियो में, हमने ज्योग्राफी का एक वीडियो आप देखिएगा, उसमें हमने बताया पूरा। 12 न्यूटिकल माइल्स तक है। ठीक है, 19 का बी सही है। आप लोग का आंसर मिलाते रहिए। चलिए 20 का बताइए। 20 का क्या है? रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन, बताइए। रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, वह संसाधन जो एक लंबा लॉजिकल टाइम लेता है अपने बनने में, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बताइए। 20 का जो लंबा समय लेता है, हाँ लंबा समय, आप बता दीजिए। ये पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम, जीवाश्म फ्यूल वाले, जितने फ्यूल है ना, तो फॉसिल फ्यूल है, एक लंबा टाइम लगता है, उसमें लंबा टाइम लगता है उस रिसोर्स को तैयार होने में। तो पेट्रोलियम क्या है? रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? तो नॉन रिन्यूएबल है, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, आंसर डी। आप भी खुद से आंसर मारते रहिए। हमने अभी आपको क्या कहा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो पढ़ लिया, तो उसका आंसर दीजिए। 21 बताइए, 21 का आंसर क्या होगा? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज, बताइए। जो ऐसा उदाहरण दिया कि एरियन सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर है, जो एक साल अर्थात एक एग्रीकल्चर ईयर जो होता है, उस एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से ज़्यादा
खेती की गई एरिया या बुआई की गई एरिया, अब प्लस नेट सोन एरिया, उसको हम क्या कहेंगे? नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट कवर, वेस्टलैंड या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बताइए क्या इसको कहा जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 21 का, 21 का, 21 का क्या होगा? उसको हम लोग बोलते हैं, आंसर लगा दिया आपने, नेट सोन एरिया। क्या बोलते हैं? ए नॉट सोन एरिया। हमारा आंसर होगा 21 का ए, 21 का ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 पर चलते हैं। 21 के बाद 22 पर चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, 22 में क्या है, पढ़िए इसको, पढ़िए बढ़िया से। द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री। सोचिए हमारे यहाँ कितने डिग्रेडेड लैंड है, हमारे देश में टोटल डिग्रेडेड लैंड कितने हैं? ये टोटल डिग्रेडेड लैंड कितने हैं बताइए? टोटल डिग्रेडेड लैंड कितने हैं बताइए? टोटल डिग्रेडेड लैंड कितने हैं बताइए? ये 130 मिलियन है, याद कर लीजिएगा, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। आप आंसर भी याद कर सकते हो, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। 23, क्वेश्चन नंबर 23, फास्ट चल रहे हैं हम लोग। सोचिए फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 100+ क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आपका टाइम भी ना लगे और हम लोग का रिवीजन भी हो जाए। ठीक ना? चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग गैस कॉज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में माइनिंग गैस कॉज सेवर लैंड डिग्रेडेशन? सोच लीजिए किस राज्य में माइनिंग की वजह से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेड हुआ है? गुजरात में तो माइनिंग है नहीं, आंसर क्या होना चाहिए? झारखंड। इधर भी नहीं, केरला में भी नहीं, चूंकि आप सुने होंगे केरला, झारखंड से, झारखंड का झरिया हुआ, सिंहभूम क्षेत्र हुआ, बहुत सारा माइनिंग किया जाता है। तो हमारा 23 का आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, 23 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब के साइड से ही, मतलब समझिए उसी साइड में पश्चिम क्षेत्र पड़ेगा। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी में लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। आंसर आपको हमने कहा कि आप पढ़े हैं तो जवाब दीजिए तुरंत। बताइए क्या है? माइनिंग के वजह से, इधर तो माइनिंग होता ही नहीं है, ओवर इरिगेशन के वजह से, डिफॉरेस्टेशन, जंगल है ही नहीं, ओवर ग्रेजिंग, ऐसा नहीं। आंसर क्या होगा? ओवर इरिगेशन। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है बच्चे। 25, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। उत्तरी भारत का, उत्तर का मतलब ऊपर, ठीक है, भारत के ऊपर, उत्तर, तो उत्तरी भारत का जो है सबसे कॉमन सॉइल कौन सा है? बताइए। ब्लैक सॉइल होता है, लेटेराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, कौन सा सॉइल होगा? क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी बताइए, उधर कौन सा सॉइल भारत के उत्तरी क्षेत्र में? तो अब उत्तरी क्षेत्र में हमारे पास सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल है। आप जब मैप देखिएगा ना भारत का, तो बुक्स में देखिएगा तो पूरा मिट्टी का पूरा इमेजेस बनाए गए और उससे पता चल जाएगा कि कौन सा मिट्टी कहाँ पर है। तो जिसकी वजह से भारत के उत्तरी क्षेत्रों में सबसे कॉमन सॉइल कौन सा होता है? तो सबसे कॉमन सॉइल एलुवियल सॉइल है। और इसी एलुवियल सॉइल को हम लोगों ने पढ़ा था। तो एलुवियल सॉइल दो तरह के होते हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल। और खादर को क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, यह मिट्टी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा होता है, सबसे फर्टिलाइजिंग पावर इसके पास होता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का एरिया, पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, इन सभी क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर खेती के लिए सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं 25 के बाद 26। चलिए बनाइए जल्दी से। 26 क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन, 26 नंबर 26 में दिया है रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड। रेड सॉइल, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 26 रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है? हाँ, रेड सॉइल की तरह जम्मू कश्मीर नहीं, अपर गंगा प्लेन्स अभी बात हुआ है, एलुवियल सॉइल, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ दक्कन, मतलब दक्कन का पूर्वी, तो दक्कन का पूर्वी और दक्कन का दक्षिणी, उधर क्या पाया जाता है? रेड सॉइल, जो केसनट के लिए सबसे ज़्यादा कुल होता है ना। इसका आंसर सी होगा, 26 का सी। ठीक है, चलिए 27
क्वेश्चन नंबर 27, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, वाह, ये रेड सॉइल जो होता है रेडिश हो जाता है कलर में, किस लिए होता है? हाई कलई कंटेंट के चलते, प्रेजेंस ऑफ कंकर एंड नूडल्स के चलते, या डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन आग्नेय एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से, या हाई मॉइस्चर कंटेंट। बताइए 27 का रेड सॉइल रेडिश होता है, रेड सॉइल किसकी वजह से रेडिश होता है? 27 का आंसर बताइए, किसके वजह से होता है? डिफ्यूजन, रेड सॉइल किसके वजह से होगा? बताइए आंसर। हाँ ठीक है, 27 का सी, वेरी गुड, 27 का सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन आग्नेय एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 28 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? किसकी जरूरत नहीं होती है मिट्टी निर्माण के लिए? बताइए, मिट्टी निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं होती है? मिट्टी निर्माण के लिए रिलीफ की जरूरत है, रिलीफ की वजह से ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, पैरेंट रॉक भी, क्लाइमेट भी, ड्यूरेशन ऑफ डे, इसकी जरूरत नहीं होती है। आंसर डी, ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड। 29, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, हारना नहीं है बाबू, हारना नहीं है, 100 तक पहुंचना है। ठीक है, ये दम लगा कर रखिए कि हमको 100 में से 95% प्लस बनाना है, तब समझिए कि ये चैप्टर आपका फिनिश है। और नहीं बना पाते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं सस्पिशन है। अभी बताइए, ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर, ये तो अलिवियल का है, खादर, ये भी अलिवियल का है। हमसे आपसे बात हुई थी, बांगर को क्या बोलते हैं? रेगुर भी बोलते हैं। 29 का आंसर सी होगा, 29 का आंसर सी होगा। इसको ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये सब एक एक याद रखे रहिए दिमाग पर, कोई गारंटी नहीं है कब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 30 पर चलते हैं। आप लोग इसको पुश प्ले भी कर सकते हैं, पुश प्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन। बताइए ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? दक्कन ट्रैप में, कश्मीर वैली में, गंगा वैली में, नॉर्थर्न प्लेन्स में। ये सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए कहाँ होगा आंसर? बताइए, कश्मीर वैली में ये सब नहीं मिलेगा, पहाड़ी एरिया है, गंगा वैली, नॉर्थर्न प्लेन्स। तो अभी बात हुआ है कि इधर सब एलुवियल सॉइल है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 30 का ए होगा, दक्कन ट्रैप। अब बताइए आपका आंसर कितने सही है? क्वेश्चन नंबर 31, लेटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर। लेटेराइट सॉइल से क्या ग्रो किया जाता है? लेटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। क्या ग्रोइंग? यहाँ बताइए क्या ग्रोइंग होता है? राइस, व्हीट, मस्टर्ड, ये तो एलुवियल सॉइल मांगेगा। पल्सेस, शुगर कैन, रेसिन, ये भी नहीं मांगेगा, लेटेराइट सॉइल में नहीं होगा। टी, कॉफी एंड कैशनट, बी आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, तो बी आंसर। 31 का बी। चलिए 31 का बी। 32 चलते हैं। 32 में क्या है? 32 का क्वेश्चन रीड करिए, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में हम लोगों ने क्या लिखा है? हाँ बताइए 32 में क्या लिखा हुआ है? ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, या फास्फोरिक कंटेंट्स होता है? बताइए इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में क्या होता है? बताइए। फास्फोरिक कंटेंट सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फास्फोरस। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फास्फोरस। ठीक है, भारत के सबसे ज़्यादा मिट्टी में फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 33, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए आइए 33 का देखते हैं बाबू। 33 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ इरेशन कैपेसिटी। बताइए किस मिट्टी में होता है? विच सॉइल हैज सेल्फ, हाँ आपसे जो बात हो रही थी ना, वो बात कर रहे थे ना ब्लैक सॉइल, जिसमें मतलब पानी, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उसी की बात कर रही है कि सेल्फ एरेशन का क्या कैपेसिटी होती है। तो किस में होगा? ब्लैक सॉइल में। आपका आंसर होगा सी। चलिए 34, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आप जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना जल्दी आप आगे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा भी मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। एक होता है कि आप कितने लोग होते हैं पढ़ाते समय बहुत सारा इधर का उधर बात नहीं, हमारे में वो सब आदत नहीं है, हम लोग सीधा चलते चले जाएंगे। ठीक है, सुनना है आपको, थोड़ा मन लगा के सुनिएगा कि हाँ, बस ये ध्यान में लगाइए ना कि सर जो समझा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये यार इससे कहीं रिलेटेड आ गया तब एक दूसरा बिंदु ये सोचिए कि हमने जब पढ़ा है तो हम कितना सोल्व कर पा रहे हैं, ये सोचिए, तब आप समझिए चैप्टर आपका क्लियर है। प्लॉगिंग अलोंग द कंट्योर लाइन्स टू डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। बताइए, प्लॉगिंग अलोंग द कंट्योर लाइन्स, जो कंट्योर लाइन्स बने रहते हैं उस पर जो खेती की जाती है, डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन, जो पानी नीचे जैसे पहाड़ी एरिया नहीं होता है तो कंट्योर प्लॉगिंग किया जाता है, तो पानी का जो फ्लो डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कौन सा खेती बोलेंगे? नाम लिखा हुआ है इसी में, पढ़ लीजिए, नाम भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब जो कंट्योर प्लॉगिंग लाइन दे ही दिया है तो इससे हम क्या बता देंगे? आंसर कंट्योर प्लॉगिंग कहा जाता है, इजी है। चलिए 35, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज। अभी जस्ट बात भी की हम लोग, बोल रहा है कि लैंड दैट इज लेफ्ट, वह जमीन जो 5 साल से, एग्रीकल्चर ईयर दिया ना, 5 साल से कहीं ज्यादा के लिए अगर अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है तो वैसे लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे लैंड को क्या बोलेंगे बताइए? तो कल्चरेबल था लेकिन बर्बाद हो गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड जो 5 साल से। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कई बार बात हो चुका है, बड़ी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछा है। उसी ब्लैक सॉइल के जगह पर इसने यहाँ क्या लिख रखा है? रेगुर सॉइल। क्या लिखा है? रेगुर सॉइल। 36 का ए। ब्लैक सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं? रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। बताइए, सॉइल कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ, डिनोडेशन की वजह से भी बनता है, डिपोजिशन की वजह से भी बनता है। किसके वजह से बनता है? बताइए, किसके वजह से बनता है? ये तो डिनोडेशन की वजह से भी मिट्टी बनती है, डिपोजिशन की वजह से भी बनता है, वेदरिंग की वजह से भी बनता है। आंसर हमारा डी होगा, 37 का डी। अब यही पकड़ना है आपने कितना सही किया है, बस, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, यही आपको पकड़ना है कितना आपने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बनाइएगा? क्वेश्चन नंबर 38, बहु आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक ना। 38 का क्या है? लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। देखिए, फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि 1 साल से कम अगर कल्टीवेशन के लिए जो जमीन छोड़ दी जाती है उस जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 साल से भी कम छोड़ दी जाती है, तो जो 1 साल से भी कम छोड़ दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? करेंट फैलो लैंड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करेंट फैलो। यहां से ऐसे याद भी कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हु सेड दिस? किसने कहा था? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसने कहा था कि सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में है लेकिन किसी लालची आदमी के लिए नहीं है? ये किसने कहा था? ये मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। हाय रे गांधी कैसी चली तेरी आंधी, आए लंगोट पे छपे नोट पे, और हम लोग ऐसे ही रह। चलिए मेहनत करिए आगे चलिए। रिसोर्सेस विच आर सर्वे एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। सोच लीजिए, मतलब कि वह संसाधन जिसका हमने सर्वे कर लिया है, क्वांटिटी क्वालिटी जान लिया है, यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइन भी कर लिया है कि यूटिलाइजेशन करना है, उसको हम कौन सा रिसोर्स बोलेंगे? पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप या रिजर्व? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। चूंकि इससे पहले भी चूंकि हमने डेवलप कर लिया, क्वांटिटी भी जान गए, क्वालिटी भी जान गए, यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइंड भी कर लिए, तो डेवलप है पूरी तरह से वो रिसोर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एकदम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, एकदम थोड़ा सा भी नहीं, मस्ती में रहने का, बस दिमाग पर लगाने का। क्वेश्चन कोई ना कोई तो एग्जाम में आ ही जाएगा, कोई ना कोई लड़ ही जाएगा। हम लड़ेगा तो मुझे भी मजा आएगा कि भाई हम लोगों ने मेहनत किया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए थे, या उससे रिलेटेड आ जाएगा तो भी बहुत होगा कि चलिए कम से कम कुछ तो काम आया।
रिवीजन किया हुआ, मेहनत किया हुआ, कुछ तो फायदा हुआ। 41 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू इंटरनेशनल। वाह, इंटरनेशनल के रिगार्डिंग कौन सा इसमें कथन सही है? दे आर रेगुलेटेड बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा ये चलते हैं, या दे लाई बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स से पार होते हैं, दे आर फाउंड अलॉन्ग द इंटरनेशनल फ्रंटियर, या दे आर नॉट एट डेवलप, या अभी तक विकसित नहीं है। 41 का आंसर जल्दी से बताइए, बताइए कौन सा सत्य है? तो बात यह है कि दे आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ए होगा 41 का आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आगे बढ़ते हैं बाबू, एकदम पीछे हमें एकदम फालतू इधर का कोई बात नहीं होगा, सीधा टॉपिक पर बात होगी, सीधे काम से काम बात होगी, उससे एक भी नहीं कि हमें अपनों ने लूटा तो गैरों में कहाँ दम था, हड्डी टूटी तो हॉस्पिटलें बंद था, ये सब एकदम नहीं होगा, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं होगा। बस ये समझना कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए बन जाना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? द मोस्ट वाइड स्पीड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, बताइए। वाइड स्पीड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ज्यादा वाइड स्पीड बताइए ना, बताइए कौन सा होगा? सबसे ज्यादा क्या फैला हुआ है? रिलीफ है। तल कौन सा है? प्लेन, क्या है? प्लेन्स, समतल जमीन है, ठीक है। 42 का हमारा आंसर होगा सी। 43 पढ़िए, 43 पढ़िए, 43 का क्या है? देखिए इसमें में कोई दिक्कत नहीं है, इतने क्वेश्चन दिए हुए कि सब बहुत से लोग बोर भी हो जाते हैं। कितने लोग कहते हैं सर क्या, लेकिन क्या करें, एग्जाम है, नहीं रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम लोग एक बार अपने आप को देखेंगे भी नहीं कि हम पढ़ लिए तो कितना सोल्व कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे? और टच करने से क्वेश्चन का हम लोग को पता भी चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बनते हैं, ठीक है। बनाइए। रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। सोच लीजिए किसी क्षेत्र में रिसोर्स पाया गया हो लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किया गया, हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जो अभी यूटिलाइज नहीं किया गया उसको कौन सा रिसोर्स कहेंगे? रिन्यूएबल तो होगा नहीं कभी, ऑप्शन ये होगा नहीं, बताइए कौन सा आंसर होगा? हाँ पा लिए लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो रिन्यूएबल होगा नहीं, डेवलप कर लिया तो होगा नहीं, नेशनल होगा नहीं, आंसर डी पोटेंशियल होगा। चलिए इसी लगे 41 भी कम, और 43 के बाद तो 44 आता है ना जी, वाह मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। 43 के बाद 41 आ गया, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, तो 100 तो कभी 90 पर ही रुक जाते हैं, कभी कभी डबल इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेस, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के बारे में कौन सा सही है? रिसोर्सेस ऑल थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर, जो नेचर में पाए जाते हैं ना, सब चीजें जो है क्या रिसोर्स हैं। दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं। दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, या थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स, ऐसी चीजें जो हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर तो हमारे विचार के अनुसार जो है क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत ही है, गिफ्ट्स ऑफ है लेकिन गिफ्ट खाली गिफ्ट है बस, आगे कुछ दिया ही नहीं है, ये भी नहीं। आंसर मारिए ए, 44 का आंसर ए होगा, 44 का ए आंसर। चलिए 45 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, पढ़िए इसको अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है? सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, बताइए। सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग से जो मिट्टी बनी हुई रहती है उस मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहेंगे? बताइए। जिसमें इंटेंस लीचिंग होता है, इंटेंस लीचिंग वाली मिट्टी कौन सी है? ठीक है, इंटेंस लीचिंग वाली क्या आंसर होगा बताइए? एलिवियल सॉइल में इंटेंस लीचिंग नहीं होता है, रेड सॉइल में भी नहीं होता है, लेटेराइट सॉइल। आंसर होगा ये, डिजर्ट में तो सफाई नहीं होगा। ये पहले से गलती लिखा हुआ है, तो आंसर सी होगा, 45 का सी। चलिए 46, ओल्ड एलिवियल सॉइल इज आल्सो कॉल्ड, अभी बात हुई है ना, ओल्ड एलिवियल सॉइल को भंगार 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 हंगार हंगार लिखा गया है। बताइए किसको टिक मारे हम लोग? 46 का किसको टिक मारिएगा आप लोग? तो पहले इसको टिक भांगर जो है लिख लीजिए, ये भांगर है,
ठीक है। बांगर जो होता है ना, बांगर, बांगर, ये बांगर बी, ठीक है। इसको इधर से गलती मारी है, तेराई, ये सब गलती मारी है। ओल्ड एलिवल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 50 तक पहुंचने वाले हैं हम लोग, बहुत जल्दी 50 तक पहुंचने वाले हैं, एकदम आ गए हैं करीब, ठीक है। ब्लैंक इज ए मेथड ऑफ ग्रोइंग रो ऑफ ट्री इन एरिड रीजन्स। एरिड रीजन में जो है एक रो में पेड़ उगाने के मेथड को क्या कहते हैं, बताइए। एक रो में उगाने वाले के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। शेल्टर बेल्ट्स, एरिड रीजन में, एरिड अगर क्षेत्र में अगर ऐसा होता है इसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स, ये ऐसे रो में शेल्टर बेल्ट्स हैं, जिसकी वजह से सॉइल कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन होने से बचता है सब, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स होगा। 47 का आंसर ये होगा। कंट्योर तो पहले ही बताएं कि ये अलग होगा, टेरेस तो पूरे पहाड़ पर चले गए। 48 का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से, पढ़िए। लैंड कंसिस्टिंग ऑफ मेनी गुली एंड रेवाइंस। वैसे लैंड जिसमें बहुत सारा गुल्ली और रेवाइंस होता है उसको कौन सी मिट्टी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जब गुल्ली का मतलब क्या होता है, गुल्ली का मतलब ये मिट्टी है, मिट्टी के बीच में अपने पानी ऐसे बह गया तो बीच में दरार टाइप का, ड्रेनेज टाइप का बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं गुल्ली। तो बताइए वो गुल्ली को क्या कहेंगे, गुल्ली वाली लैंड को, पूरी तरह से बर्बाद मिट्टी होती है उसको, इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैडलैंड्स। क्या बोलते हैं, बैडलैंड्स, ठीक है, याद रखिएगा, उसको बैडलैंड्स कहते हैं। गुल्ली का भी मैंने डिफिनेशन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए क्या दिया हुआ है। 49 में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉइल्स, पढ़िए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉइल्स हैव हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाह, दो बार क्वेश्चन पूछने का तरीका लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसके पास ज्यादा पानी कैपेसिटी होल्ड करने का होता है, बताइए कौन सा होगा, ठीक है, बताइए कौन सा होगा। 49 का क्या होगा, बता दिए, मॉइस्चर होल्ड करने का, सी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। क्या आंसर होगा, सी, ब्लैक सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50। अब कितना फास्ट चले हम, अब कितना आगे चले, 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, विच सॉइल, ये सॉइल है, विच सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा कौन फैला हुआ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा फैला हुआ मिट्टी ये है, समझिए, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। 50 का हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, 50 का सी, ठीक है। अब आगे बोलिए। फॉसिल फ्यूल्स 51, ये तो बहुत आसान है कि सर फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब जो जीवों से बना हुआ ईंधन हो, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल ये हुआ, गैस हुआ, ये सब क्या हुआ, कोयला हुआ, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल के कि नॉन रिन्यूएबल के। आसान है सर, नॉन रिन्यूएबल, चूंकि एक बार पेट्रोल यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पर थोड़ा सा देखते हैं कि सर 52 का क्या होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोजन इज कॉल्ड, बताइए। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोजन, जो मिट्टी से कटाव की जो बचाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीट एरोजन कहेंगे, सॉइल कंजर्वेशन कहेंगे, शेल्टर बेल्ट्स कहेंगे, या नन ऑफ द अबव, बताइए 52 का आंसर क्या होगा। 52 का आंसर क्या होगा, हाँ बताइए। तो जो मिट्टी का बात की जा रही ना, तो इसलिए मिट्टी कंजर्वेशन अर्थात मिट्टी संरक्षण कहेंगे। 52 का बी आंसर। अब समझिए आपने 50 में कितने आपने सही बनाया, बस यहीं से अपने आप को देख लीजिए 50 में कितने बनाए। 53 का क्या होगा बताइए, 53 का आंसर क्या होगा। सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोलर किस तरह का एनर्जी, कैसा है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, कि अबायोटिक है कि नेशनल रिसोर्स है, देख लीजिए आराम से कौन सा रिसोर्स है बताइए। सोलर एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल का कि नॉन रिन्यूएबल का। ये तो बहुत अच्छा है, बता सकते हैं आप कि सर ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों रिन्यूएबल रिसोर्स है, चूंकि रिन्यू हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोले, 53 का ए, रिन्यूएबल रिसोर्स। चलिए 54 बनाते हैं। 54 का क्या है, 54 का आंसर क्या होगा, एनीथिंग विच कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड, वाह वैसी चीजें जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे उसे क्या कहेंगे,
ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स या रिजर्व, बताइए उसको कौन सा रिसोर्स कहेंगे। 54 मानव की आवश्यकता पूर्ति कर रहा है वो रिसोर्स होगा, क्योंकि रिसोर्स का हमने डिफिनेशन पढ़ा था, द थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स। वैसी सारी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स, संसाधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम रुकना नहीं है। अभी 100 पहुंचना है। वो एक कहावत होती है ना, अभी दादा के पास पहुंचना है, दादा के पास पहुंचना है, तो चलते हैं दादा के पास पहुंचाते हैं आप लोग को। ठीक है, 100 तक पहुंचाते हैं। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर 55, विच आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मुख्य 2 तरह के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मुख्य 2 बताइए। मुख्य तरह से 2 तरह कौन कौन से होते हैं। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होगा, गलत है। नेचुरल नहीं, ये भी गलत है। बायोटिक और एबायोटिक। जब देखिएगा ना बुक्स का, जब फर्स्ट चैप्टर देखिएगा ना, तो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से, अबायोटिक में कौन कौन से। तो मुख्यतः 2 तरह से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कितने भाग में बांटे गए हैं, बताइए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितने भाग में बांटे गए हैं। नॉन रिन्यूएबल कितने, आप ही सोचिए कि कोई नॉन रिन्यूएबल है जो कि नहीं हो सकता, उसको कितने भाग में बांट सकते हैं। 2 भाग में, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक भी होता है नॉन रिन्यूएबल और अबायोटिक भी होता है। ठीक है, तो हमारा 56 का आंसर बी होगा। 57 बढ़ते रहिए। देखिए अब जैसे हम हार नहीं मानते हैं तो आप भी हार मत मानिए, लास्ट तक पहुंचिए। नेम एनी 2 कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। ऐसे 2 कम्युनिटी बताइए। नेम एनी 2 कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। ठीक है, ऑन रिसोर्सेस वाले 2 कम्युनिटी बताइए कौन से हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी, ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, तो क्या कम्युनिटी, पूरे समाज का इस पर अधिकार होता है। कैनल और रेलवे, क्या पूरे समाज का अधिकार है। पब्लिक पार्क एंड पिकनिक स्पॉट्स, पूरे समाज का अधिकार है, पूरी कम्युनिटी समुदाय का अधिकार है। या ओशन एंड सीज, किस पर, तो सिंपल सी बात है सर, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स तो पब्लिक के पार्क्स और पिकनिक स्पॉट्स ना होगा, क्योंकि पब्लिक पार्क्स में पूरी कम्युनिटी, पूरे सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो 57 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए 58 बढ़ते हैं। 58 बढ़ते हैं, क्या दिया है 58 में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड। कल्टिवेबल वेस्टलैंड का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन है। अरे यार, ये तो कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड। ये तो ऐसे ही आंसर है, आगे क्या पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये ऐसे ही पता चल जा रहा है, उसी का उल्टा नाम दे दिया है बस हम लोग, ताकि कंफ्यूज हो सके। ठीक है, चलिए 59 का आंसर क्या होगा। चलिए 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का पढ़िए। 59 क्या है, चलिए बढ़ते रहना है, बहुत आगे पहुंच गए हैं, एकदम पहुंचने वाले हैं, 100 के करीब आने वाले हैं। और 100 आपने टच किया तो समझिए तब चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये 2-4 क्वेश्चन बनाकर सोच ले कि हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ऐसा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी कंजर्वेशन में निम्नलिखित में से कौन हेल्प नहीं करता है, बताइए। स्ट्राइप क्रॉपिंग से भी, कंट्रोल प्लॉगिंग से भी, ये तो दोनों तरह से प्लॉगिंग अप एंड डाउन द स्लोप, ये भी सब होता है। आंसर हमारा क्या होगा 59 का सी, नहीं प्लॉगिंग अप एंड डाउन द स्लोप, अप एंड डाउन, डी होगा आंसर, इसका डी होगा, ये भी गलत है। ठीक है, ये तो फालतू का दे दिया है, डी आंसर होगा 59 का डी। चलिए 60 पढ़ते हैं, 60 पढ़िए। 60 एकदम सोचिए, 60 तक आ गया, बस 20-30 और तो 100 पहुंच जाएंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बताइए। विच वन ऑफ द, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है, कौन रिन्यू होता है। कोयला रिन्यू हो सकता है, एक बार जला के देखेंगे तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, कोयला जला कर देखेंगे रिन्यू होता है कि नहीं होता है। पेट्रोलियम तो गाड़ी में डेली जल जाता है, पता ही नहीं चलता, फिर नहीं आता है। सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, ये भी नहीं होगा। क्या आंसर होगा, सी होगा। सोलर एनर्जी आपने एक बार लिया फिर दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। 61, 60 पार कर रहे हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, बताइए। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, एलुवियल सॉइल में क्या होता है। एलुवियल सॉइल में सैंड होता है,
कलई होता है, आखिर एक्चुअली क्या होता है? तो एलुवियल सॉइल में सैंड भी भरा रहता है, कलई भी रहता है, सिल्ट भी होता है। आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए 62 का आंसर क्या होगा? 62 को पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ 62 को पढ़िए पूरा तरह से, क्या लिखा हुआ 62 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन? बताइए कौन होगा? कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ये डज नॉट दे रहा है। डज नॉट का मतलब कौन लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता है? कौन? तो कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, इससे तो लैंड हम लोग लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, इससे भी तो लैंड डिग्रेड रोका जाता है, जो नहीं रोका जाता है डिफोरेस्टेशन, आंसर इसका सही होगा। एफोरेस्टेशन से भी, ये भी नहीं होगा, इससे नहीं, डिफोरेस्टेशन से। ठीक है, डिफोरेस्टेशन आप करिए, लैंड डिग्रेडेशन चेक नहीं होता है। डिफोरेस्टेशन करिएगा, लैंड स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए 62 के बाद 63। चलिए चलिए, बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे आ गए हैं, बहुत जल्दी करीब ही आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं हम लोग। क्या होता है? बस 5 मिनट, बस 5 मिनट करते करते 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हम लोग 20-30 मिनट में कवर कर लेंगे पूरा। 63, ब्यूरियल ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए ब्यूरियल ग्राउंड, कब्रगाह जहाँ पर लाश दफनाई जाती है, तो ब्यूरियल ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है? कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहेंगे आप, नेशनल वाले तरीके तो कुछ अलग ही हो गया, इंडिविजुअल अपना है, सबका होता है, इंटरनेशनल। आंसर 63 क्या होगा? ए होगा, इंटरनेशनल ब्यूरियल ग्राउंड इंटरनेशनल रिसोर्स, तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 63 का ए, डेली कुछ ना कुछ बात विवाद होते रहेंगे। 64 पढ़िए, 64 का, विच कोल्ड डिजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री? बताइए, विच कोल्ड डिजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री? सोचिए, तो बताइए कोल्ड डिजर्ट कौन है इसमें? कोल्ड डिजर्ट 64, कोल्ड डिजर्ट कौन है? लेह नहीं, कारगिल नहीं, लद्दाख लीजिए, लद्दाख ठीक है। ठीक है, पूरा तरह से कोल्ड डिजर्ट उसको कहिए। ठीक है, 65 पढ़िए, आगे बढ़िए। 65 का क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लेटराइट सॉइल? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट सॉइल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट सॉइल है? तो लेटराइट सॉइल किस में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, बिहार में होगा नहीं, राजस्थान में होगा नहीं, हम मेघालय हो जाएगा। 65 का डी, 65 का क्या होगा? डी आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलिए 66 बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से नॉट कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन कम्युनिटी नहीं है? ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये तो कम्युनिटी है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी कौन नहीं है ये बताना है। ये तो है, ये है विलेज पॉन्ड्स, इस पर पूरा गांव का रहेगा। प्राइवेटली ऑन्ड हाउस, ये कम्युनिटी का नहीं होता है। ग्रेजिंग ये भी नहीं होगा, ये प्राइवेटली ऑन्ड हाउस। प्राइवेटली का मतलब क्या? निजी हमारा घर। तो निजी हमारा घर जब है तो कम्युनिटी का कहाँ होगा? तो जो कम्युनिटी का ऑन रिसोर्स नहीं है, डी 66 का डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 66 के बाद 67 67 पर चलते हैं। 67 क्या है? पहुंच जाना है आज, समझिए आज पहुंचना है, किसी भी तरह 100 पहुंचना है, रुकना नहीं है। हम भी हार नहीं मानेंगे, 100 लगा कर ही दम लेंगे। ठीक है, हाउ कैन द रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन? ओरिजिन के बेस पर, याद है जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा होगा ओरिजिन के बेस पर, एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पर, याद है? आप पढ़िए, ठीक है, आप पढ़िएगा तो आपको डेवलप के बेस पर रिसोर्सों के भेद बताए गए हैं, कम्युनिटी के बेस पर ये सब बताया गया है। तो उसी तरह से ओरिजिन के बेस पर ये सब अस्तित्व के आधार पर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने में काटा जा सकता है? बताइए, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, बायोटिक, अबायोटिक, इंडिविजुअल, कम्युनिटी या पोटेंशियल? तो 67 का बी, ओरिजिन के बेस पर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। 67 का बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी? एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पर किसको बांटा गया है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पर है? 68, इसका आंसर क्या होगा?
बताइए किसको एक्सहॉस्टेबिलिटी के बेस पर बांटा गया? बताइए जल्दी से, एक्सहॉस्टेबिलिटी के बेस पर कौन जाएगा? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, बी आंसर। चलिए 69, बढ़ते रहिए आप लोग, रुकिए मत, पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजॉन्स नॉन एज? बताइए डिफरेंट लेयर्स में जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अरेंजमेंट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? बताइए उसको क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, उसे सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। 69 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम रुकना नहीं है। और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कि आप लोग खुद ऊपर से सोल्व करते आ रहे हैं, तो टेंशन ही क्या लेना है। चलिए खादर इज अ टाइप ऑफ, बताइए खादर इज अ टाइप ऑफ, बात हो रही है ना। खादर क्या है? एलुवियल सॉइल है, स्टार्टिंग से इस पर डिस्कस हो रही है, ठीक है। खादर क्या है? एलुवियल सॉइल है। 71 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स? बताइए बायोटिक रिसोर्स का उदाहरण कौन है? मां चट्टान बायोटिक है? बायोटिक का मतलब तो आप समझ रहे हो, जिसमें जीव का अंश। गलत, माउंटेन भी नहीं होगा, मिनरल, फ्लोरा। वाह, वर्ड में चेंजेस दे रहा, फ्लोरा और फ्योना वर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया, हम लोग कंफ्यूज हो गए। चलिए आगे 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण कौन है? नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल सोलर, ये तो रिन्यू हो सकता है इसलिए ये नहीं है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये आ रहा है, देखिए ना, नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सी, मतलब 72 का आंसर सी होगा, ठीक है। 73 बढ़ते हैं। 73 क्या दिया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड। बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मीन्स क्या होता है? मालिकाना हक, उसके मतलब आधार पर ये रिसोर्स क्लासिफाइड की गई है। कितने पार्ट में क्लासिफाइड की गई रिसोर्स? बताइए ऑनरशिप के बेस पर टोटल कितने होंगे? ऑनरशिप के बेस पर कितने तरह से? बताइए। 4, किधर गया 4? 4 तरह से होता है, याद कर लीजिए आप। ओ नेशनल, इंटरनेशनल था ना, नेशनल था, इंटरनेशनल था, इंडिविजुअल था और कम्युनिटी था, 4 तरह से, ठीक है। आगे चलिए 74 का पढ़िए, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, 74 को ऊपर करते हैं, ये 74 ऊपर आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। चलो 74 पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है अब हम लोग, 10-20 क्वेश्चन और है, 100 लग जाएगा हम लोग का, ठीक है। 74 बताइए। 74 में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन मतलब एन इंटरेस्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोग जब आप रिसोर्सेज पढ़ेंगे ना, तो डिफिनेशन तो हम लोग पढ़े थे कि द रिसोर्सेज विच इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, ये पढ़े थे आपने। सोशली एक्सेप्टेबल, ये पढ़े थे आप। टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सके। सोशली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल हो, ये पढ़े थे आपने। उसी चीज़ का ये डेफिनेशन दिया है, बताइए क्या होगा इसमें? नहीं आपको दिख रहा तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, लीजिए अब देख लीजिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लीजिए 74 का बनेगा। 74 का क्या होगा? पहुंचने वाले हैं बाबू, टेंशन नहीं लेने का, एकदम पहुंच गए हैं। बताइए, ठीक है। नेचर में पहला, नेचर, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 74 का हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 75, ठीक है। आर रिसोर्सेस फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, क्या ये रिसोर्सेस नेचर के फ्री गिफ्ट हैं? यस दे आर नॉट। रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यस, रिसोर्सेस आर नर्चर्ड बाय नेचर। नो, एनीथिंग फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। बताइए 75 का क्या होगा? नेचर के गिफ्ट नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बी आंसर होगा। 76 ऊपर करना पड़ेगा ना, लंबा क्वेश्चन लग रहा है। 76 पढ़िए अब, 76 का पढ़िए। 76 में इस पर भी थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो पेन ही लेने में हो रहा है, तो बड़ा दिखाना है, इसे छोटा दिखाना रहता तो हो जाता।
चलिए 76, वेयर आर बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए बायोटिक रिसोर्सेस कहाँ से ली जाती हैं? बायोटिक रिसोर्सेस हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? बायोटिक रिसोर्सेस हम कहाँ से ले सकते हैं? 76 बताइए कहाँ से ले सकते हैं? फ्रॉम बायोस्फीयर हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फेना, फिशरीज, लाइव स्टॉक। आंसर ये होगा। ज़्यादा दूर क्या जाना है, बायोटिक रिसोर्स इन्हीं से लिया जाता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स इसी तरह से गलत हो जाता है सब, फिजिकल केमिकल ये भी गलत है, ठीक है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स नहीं, उसी को लीजिए आप। 66 का एक। चलिए 77 पढ़ते हैं। 77 पढ़िए। 77 का क्या दिया हुआ है? तो 77 का क्वेश्चन है, बस पहुंच गए हैं, 20-25 और क्वेश्चन। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स, बताइए रिन्यूएबल रिसोर्स इसमें कौन से हैं? तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सके। दे आर कम ऑफ ऑन नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल। दीज आर फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। बताइए 77 का। 77 का क्या आंसर होगा? ए होगा। 77 का ए होगा। 78 थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रॉक्स एंड मिनरल्स नहीं, बी आंसर होगा। 78 का बी। 78 का बी रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, रिन्यू होंगे ना वो सब। चलिए 79 चलते हैं। चलिए 79 बढ़ते हैं आगे। 79 जल्दी से 100 पहुंचना है, आप लोग को पहुंचाना है हमको, किसी भी तरह 100 क्वेश्चन टच करा देने हैं। आइए 79 क्या दिया है? गिव एग्जांपल्स ऑफ नेशनल रिसोर्स, बताइए नेशनल रिसोर्स कौन सा है? पब्लिक पार्क, ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल। ये कम्युनिटी ऑन्ड है, ये कम्युनिटी वाला हो गया। हाँ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये सब हो सकता है। प्लॉट्स एंड हाउस ये तो क्या हो जाता है जी, पब्लिक, इंडिविजुअल वाला हो गया। ओशेनिक ये तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डी 79 का डी मारिए, 79 का डी। अब ठीक लगाते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है, पढ़ते रहिए। 80 का व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस कौन है? अब बताइए पोटेंशियल रिसोर्सेस का आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा था, ठीक है, बताइए। वैसा जिस क्षेत्र में रिसोर्स पाया गया जिसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, बताइए कौन सा? 80 का बताइए। 80 का बी, अभी यूटिलाइज नहीं किया गया। 80 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 80 20 हो गया, 20 बचा है, एकदम लास्ट की तरफ आ गए हैं। व्हाट आर डेवलप रिसोर्सेस, बताइए डेवलप रिसोर्सेस कौन से हैं? खोजिए व्हाट इज डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स किसे कहेंगे? बात हो गई है यूटिलाइजेशन, ये हमारा होगा ए आंसर। 81 का क्या होगा? डेवलप रिसोर्स क्या होगा? ए होगा आंसर इसका। बात हो चुकी है इसके बारे में, हम लोग ऊपर बात किए थे इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं 82 का मतलब व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या जो हमारे पास आज तक से टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टॉक का मतलब मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। इसको सी मारिए। 82 का क्या होगा? स्टॉक का मतलब क्या होगा? सी, ठीक है। 82 का क्या होगा? सी। बढ़ते जाइए 81, 82 का सी। एटी 83 बताइए, 83 का क्या होगा? कहाँ गया 83? हाँ 83 नीचे ही है। ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेस इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। विच आर दिस प्रॉब्लम्स? बताइए ह्यूमन बींग्स जो है जो रिसोर्सों को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है, बहुत तेजी से ये इंसान जो यूज करते चल जा रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो ये कौन सी समस्या है? नॉट वेल प्लान यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। डी आंसर। 83 का क्या होगा?
डी। ये जो 83 मानो जो है इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, इससे समस्या क्या हो रही है? एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, चलिए 83 के बाद आगे बढ़ते हैं। 83 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है? 83 के बाद आगे बढ़ते हैं 84। 84 क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आ ही गया, डिफिनेशन ही पूरा ही आ गया। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, कीपिंग इन माइंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वाह, सी, गारंटी सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए 85 पढ़ते हैं। 85 में व्हाई डू यू नीड रिसोर्स प्लानिंग। सोचिए, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी इसमें है, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइप का आ जाएगा। व्हाई डू यू नीड रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की हमें क्यों जरूरी है? ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग की आखिर जरूरत क्यों है हमें, क्यों? ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप पूछा भी जा सकता है कि रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है? बिकॉज ऑफ इनोमेरियस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, आंसर ये होगा, इसीलिए बिकॉज ऑफ इनोमेरियस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कहीं रिसोर्स ज्यादा है, कहीं कम है, इसी वजह से हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। आप देखिए बुक्स में दिया होगा एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ झारखंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। 86 क्वेश्चन नंबर 86 का बताइए क्या होगा? व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व। बताइए। द सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटी, एस्टिमेशन एंड मेजर्स ऑफ द रिसोर्सेज। 86 का बी, मेरे आंसर बी। बताइए। हाँ, बी बी बी, वेरी गुड गुड वेरी, हाँ बी आंसर होगा। चलिए 87 का बी। हाँ, लंबा लंबा क्वेश्चन, अब डिफिनेशन आ रहा है इसमें। 87 का आंसर बताइए। 87 का आंसर क्या होगा? 87 का क्वेश्चन है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट। रिसोर्स का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों? बताइए। इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स may lead to social, economic, environmental problem। वाओ, बी आंसर 87 का बी। चूंकि इससे क्या हो सकता है कि इरेशनल अगर कंजप्शन होगा और ओवर यूटिलाइजेशन होगा इन रिसोर्सों का, तो इससे सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम खड़ा हो सकती है। इसलिए हमें जो इसको कंजर्व करना जरूरी है। 88 का, चलिए वो पहुंच गए हैं हम लोग, घबराना नहीं है। विच टाइप ऑफ लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। बताइए। विच टाइप ऑफ लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। किस तरह की मिट्टी को जो है खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कल्टीवेशन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 88 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी होगा। लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, इस सब पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो 88 का हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। 88 का आंसर बी होगा। चलिए बढ़िया आगे, बस पहुंच गए 88 के बाद 89। चलिए बताइए इसको। 88 के बाद 89 क्या हुआ? चलिए 89 का बताइए। व्हाट इज द टोटल 89 व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। हाँ बताइए कितना है भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 89 का? बताइए जल्दी से। 3 पॉइंट, सब तो वही दिया है, कंफ्यूजन। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, आंसर डी। ठीक है, चलिए 90 बताइए। 90 का, वाह 90 आ गए। बस 10, केवल 10, बस। ठीक है, बस 10। परसेंटेज ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। बताइए परसेंटेज ऑफ बेसिक नीड्स, हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो कितना परसेंटेज कंप्लीट हो जाती हैं? ठीक है, 95% लैंड से कंप्लीट होती हैं, जमीन से। तो 90 का हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 91 आगे बढ़िए। 91 क्या दिया है? विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। बताइए विच ह्यूमन एक्टिविटीज, वो मानो कि कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहे हैं या लैंड डिग्रेड हुए हैं? बताइए। डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड मेकिंग रोड्स। बताइए 91 का आंसर क्या होगा? ये मानव का एक्टिविटीज है, यही है डिफॉरेस्टेशन, इसके वजह से लैंड ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। 91 का आंसर हमारा ए होगा, 91 का ए। चलिए 92 का आंसर क्या है? तो 92 का हाउ कैन वी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन।
लैंड डिग्रेडेशन का हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं? फ्लोराइजेशन से, मोर एग्रीकल्चर क्रॉप से, ट्राई टू ग्रो प्लांट्स इन द डिजेट एरिया, या कीप एग्रीकल्चर लैंड फ्री। बताइए 92 का आंसर क्या होगा? बताइए। फ्लोरा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते जाएं, लैंड डिग्रेड होने से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, लैंड डिग्रेड होने की समस्या को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं रह गया बाबू। 92 के बाद 93 आ गए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 100 ही टच करेंगे, ठीक है। 93 बताइए, विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हैज फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। बताइए, विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हैज फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। किस रिवर सिस्टम ने? गोदावरी बेसिन, ब्यास बेसिन, कावेरी बेसिन या गंगा बेसिन? 93 का ए, 93 का ए गंगा बेसिन। गंगा बेसिन से सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल बना है। 94 एलुवियल सॉइल्स आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए होगा, ऐसा ही है, ये दिखेगा, शुगर केन, पैडी और व्हीट। 94, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का बताइए, एकदम रुकना नहीं है। चलिए 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 95 बताइए, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है अगर समझना है तो ये सोचिए कि सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है? कॉटन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, गुजरात का क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र और गुजरात, आंसर बी, उधर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया हुआ है? बताइए क्या आंसर होगा? 96 में वेयर आर रेड सॉइल्स मोस्टली फाउंड। रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बताइए रेड सॉइल। 96 रेड सॉइल कहाँ पाया जाएगा? तो रेड सॉइल केरला और कर्नाटक के क्षेत्र में, लाल मिट्टी। 97 वेयर इज एरिड सॉइल फाउंड इन इंडिया। एरिड सॉइल का होगा राजस्थान, ऐसे ही पता है। 97, ठीक है, 97 का राजस्थान। चलिए 98 व्हेन द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो अनफिट फॉर कल्टीवेशन तो बैड लैंड, अनफिट फॉर कल्टीवेशन बैड लैंड कहा जाता है उसको। 98 का बी मार दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 99 द प्रोसेस ऑफ, लीजिए यहाँ खाली स्थान है। 99 ये रहा 100, ठीक है, ये रहा आपका 100 क्वेश्चन आ गए हम लोग 100 तक। अभी 120 क्वेश्चन है टोटल। द प्रोसेस ऑफ लैंड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लैंड यहीं पर गो इन स्मूथली एंड जनरली देयर इज बिटवीन टू। तो द प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन हमारा मिटा हुआ, द प्रोसेस ऑफ लैंड, फिर एंड के इधर भी खाली स्थान है, एंड के इधर भी खाली स्थान है, 2 खाली स्थान होगा, ताकि ऑफ एंड प्लस गो इन स्मूथली एंड जनरली देयर इज बिटवीन टू, तब क्वेश्चन बनेगा 99। इसका आंसर होगा बी, सॉइल फॉर्मेशन एंड एरोजन। चलिए 100 द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द कलाई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल, ठीक है, मेक डीप चैनल्स इज कॉल्ड गुल्ली। 100 का गुल्ली, गुल्ली पर अगर खत्म हुआ 100, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है इसमें बताइए तो? पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, वेस्टलैंड और लैंड। ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है? वेस्टलैंड। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए अभी 101, 2, फिर क्वेश्चन नंबर 103, 4, 5 है ना। आप रोक सकते हो, रोक के लिख सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिर 106, 6 से 7, 8, 9, फिर यहाँ पर चले जाइए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, फिर आगे बढ़िए 14, 15, 16, फिर आगे बढ़िए 17, 18, 19 और ये रहा 20। 120 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। हमने जो है 100 क्वेश्चन टच किए, अब आप लोग उसको जो है सोल्व करिए और देखिए कितना से कितना आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू, फिर आगे हम लोग मिलेंगे।